नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसी कड़ी में जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सोमवार और मंगलवार को जो टेस्ट रहेंगे वो रहेगा टेस्ट डॉक्टर नगेंद्र का, और जो बुधवार और बृहस्पतिवार है उस दिन रहेगा आचार्य शुक्ल का। तो आज जैसा कि बृहस्पतिवार है तो उसी में आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट करेंगे दूसरा, ठीक है। तो आज जो हमारा टेस्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट संख्या 2 है। तो आचार्य शुक्ल के टेस्ट को करने से पहले मैं थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो ये अभी देख सकते हैं आप कि आचार्य शुक्ल अनुसार साथियों, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमने ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है, तो मतलब धीरे धीरे चलते चलते हम इस तरह से नोट्स तैयार कर लेंगे कि हमें चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे व्याख्याता की या वरिष्ठ अध्यापक की, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हमें उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। धीरे धीरे आचार्य शुक्ल के नोट्स हो गए, डॉक्टर नगेंद्र के हो गए, सर्वप्रमाणिक हो गए, व्याकरण हो गए, काव्य शास्त्र हो गए, सभी के धीरे धीरे आपको सभी के नोट्स तैयार करवा दिए जाएंगे परीक्षा आने से पहले पहले। तो चलो चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी। वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह किसे कहा है? वृत्त संग्रह किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह किसे कहा है? तो शिव सिंह सरोज को, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वृत्त संग्रह। अब आता है बड़ा कवि वृत्त संग्रह। बड़ा कवि वृत्त संग्रह तो किसको कहा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो शिव सिंह सेंगर ने कितने कवि की लिए थे? 1000 कवि। शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों का वर्णन किया था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में? 1000 कवियों का। और जो जॉर्ज गिरेसन है जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने कितने कवियों का वर्णन किया था? इन्होंने शायद 951 कवियों का वर्णन किया था, 951 कवियों का वर्णन किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा लिखा जाता है कि लगभग 951 में से 886 के लगभग कवि इन्होंने कहाँ से लिए थे? 886 के लगभग कवि इन्होंने शिव सिंह सेंगर के हिंदी साहित्य का इतिहास से ही लिए थे। कहाँ से? 886 कवि, बिल्कुल। गिरेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर, इसके अंदर कुल कितने थे? 951 या 952 के लगभग रचनाकार थे, और 952 में से 886 ऐसा कहते हैं इसी में से लिए थे। तो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन शुक्ल ने कैसे कहा ये मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है विस्तार से वर्णन किया होगा। जो जॉर्ज गिरेसन है इन्होंने 1000 कवियों का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन किया होगा और इन्होंने विस्तार से किया होगा, इसलिए हो सकता है ये बड़ा होगा, इसलिए बड़ा कहा होगा। मैंने ये देखा नहीं है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको क्या कहा है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। इसमें कितने कवि थे? इसमें 952 कवि थे। हालांकि कवि तो कम थे, लेकिन फिर भी इसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसको? मिश्र बंधु विनोद को। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसको कहा? मिश्र बंधु विनोद को। इसमें कितने थे? 4591 कवि, और माना क्या जाता है? लगभग 5000 कवि माने जाते हैं। अब आता है प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, वो भी मिश्र बंधु विनोद को कहा है। उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता, वो मिश्र बंधुओं को कहा है, ठीक है ना। उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता किनको कहा है? मिश्र बंधुओं को कहा है। तो हम मान सकते हैं कि क्योंकि इन्हीं के बारे में ज़्यादा इन्होंने क्यों लिखा आचार्य शुक्ल ने, क्योंकि शुक्ल, जैसे मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा कि शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि मैंने अपने कवियों का परिचयात्मक विवरण प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है असंगत कथन छांटिए। थोड़ा दिमाग लगाना और अच्छे से करना, ठीक है ना। क्या है? ए में है संवत 1914 में जब राजा शिव प्रसाद, संवत 1914 में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें मुसलमानों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। मुसलमानों का कड़ा विरोध
झेलना पड़ा था। किनका? मुसलमानों का। संवत 1914 में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें मुसलमानों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। राजा शिव प्रसाद स्वयं हिंदी के बहुत बड़े हिमायती थे। आपको इसमें से असंगत कथन छांटना है। कौन सा कथन छांटना है? असंगत कथन छांटना है। राजा शिव प्रसाद ने राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत तथा आलसियों का कोड़ा की रचना की थी। किस किस की रचना की थी? राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, इनकी रचना की थी। ठीक है। फिर आता है अंत में, राजा शिव प्रसाद ने संवत 1918 में आगरा से प्रजा हितैषी, कौन सा? प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था। तो असंगत कथन छांटिए। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, ठीक है ना। क्या रहेगा उत्तर? उत्तर रहेगा द। क्यों रहेगा उत्तर दो? क्योंकि संवत 1918 में आगरा से ही प्रजा हितैषी नाम का पत्र जो किसने निकाला था? राजा शिव प्रसाद ने नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। नोट कर लेना, किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रजा हितैषी पत्र जो है संवत 1918 ईस्वी में। संवत 1918 से तात्पर्य है 1918 में से 57 निकाल दीजिए, 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी पत्र जो है वो किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यह भी ऐसा ही है, तैयार हो जाइए। एक से बढ़कर एक प्रश्न मिलेंगे आपको। पूरी मेहनत की गई है प्रश्नों को तैयार करने में, और आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, शेयर अवश्य कर दीजिए, और डटकर मेहनत की जाएगी और आपसे करवाई भी जाएगी। देखिए, असंगत कथन छांटिए। कौन सा कथन छांटना है साथियों? असंगत कथन कौन सा छांटना है? देखिए, पहला है, अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकोट ने हिंदी की समृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए। अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकोट ने हिंदी की समृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए। दूसरा है, पंडित श्रद्धाराम फुलोरी ने अपने व्याख्यानों द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार की धूम सी मचा दी थी। किसने? श्रद्धाराम फुलोरी ने अपने व्याख्यानों के द्वारा, श्रद्धाराम फुलोरी ने अपने व्याख्यानों के द्वारा क्या कर दिया था? हिंदी के प्रचार की धूम सी मचा दी थी। फिर आता है इसके बाद, क्या है? बालकृष्ण भट्ट वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी युग का एक विशेष बिंदु भाषा शुद्धि का आंदोलन भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि द्विवेदी युग का जो एक विशेष बिंदु था वो ये था, भाषा शुद्धि का आंदोलन भी कह सकते हैं। मतलब उसमें एक परंपरा, एक बिंदु, एक विशेष जो विशेषता उसकी रही थी वो क्या थी? भाषा शुद्धि आंदोलन भी था। द्विवेदी युग एक प्रकार का भाषा शुद्धि आंदोलन भी था। कौन कह रहे हैं ऐसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कह रहे हैं। और इनके बारे में लिख कौन रहा है? डॉक्टर वेंकट शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के रूप में डॉक्टर वेंकट शर्मा लिख रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर की जब हम बात करते हैं तो आपको प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ उत्तर याद नहीं रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप में प्रत्येक जो लाइन है वो अपने आप में एक प्रश्न है और अपने आप में एक उत्तर है और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रत्येक लाइन को अच्छे से याद करना है। चलो देखते हैं उत्तर क्या है। स क्यों है? क्योंकि वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो हम सबके प्रिय भारतेंदु जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी। हम सबके प्रिय कौन माने जाते हैं? वर्तमान हिंदी गद्य प्रवर्तक के कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या है प्रश्न संख्या 3? रस रतन के रचयिता है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? रस रतन के रचयिता है।
ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है ए। रसरतन जो क्या है, एक प्रकार का प्रबंध काव्य भी है। क्या है, प्रबंध काव्य। रसरतन क्या है, प्रबंध काव्य है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या है प्रश्न संख्या 4, सैयद गुलाब नबी ने अंग दर्पण व रस प्रबोध ग्रंथों की रचना किस नाम से की थी। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि साथ में तो हमें क्या मिलेगा, सैयद गुलाब नबी का उपनाम भी मिलेगा। चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सैयद गुलाब नबी का उपनाम क्या था, और चाहो तो इस तरह से पूछते हो कि सैयद गुलाब नबी ने अंग दर्पण, अपनी रचना अंग दर्पण और रस प्रबोध, कौन कौन सी, अंग दर्पण और रस प्रबोध ग्रंथों की रचना किस नाम से की है। किस नाम से की है, तो उत्तर है व रसलीन नाम से। किस नाम से की है, रसलीन नाम से की है। रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। क्या है रचनाकार असंगत क्रम, क्या छांटना है आप लोगों को, असंगत क्रम छांटना है। देख लीजिए, रघुनाथ रसिक मोहन, रघुनाथ का ए बैस है या फिर द, ए बैस है, रघुनाथ की रचना क्या है, रसिक मोहन। दुल्हे कवि की रचना क्या है, दुल्हे कवि की रचना क्या है, रसिक मोहन। रसिक मोहन दुल्हे कवि, सॉरी, रघुनाथ की रचना है रसिक मोहन। दुल्हे कवि की कवि कुलकंठाभरण, शिव सहायदास की लोकोक्ति रसकौमुदी, रूप साई की रस तरंगिणी। तो उत्तर क्या रहेगा, द क्यों रहेगा, क्योंकि रूप साही की रचना बहुत ही आसान नाम है, रूप विलास ने की थी। किसने की थी, रूप विलास ने। रूप साही की रचना किसने की थी, रूप विलास ने की थी। बाकी सभी याद रख लें। रघुनाथ की रचना रसिक मोहन है, दुल्हे कवि की कवि कुलकंठाभरण हम जानते हैं, शिव सहायदास की लोकोक्ति रसकौमुदी है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, वैसे देखने में लगता नहीं है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, तो कौन सी चीज़ कब महत्वपूर्ण हो जाए ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते। ठीक है, शंभुनाथ, रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। क्या छांटना है, असंगत क्रम। देखते हैं हमारे पास क्या है, शंभुनाथ, शंभुनाथ मिश्र का रस कल्लोल, शंभुनाथ मिश्र की रस तरंगिणी, शंभुनाथ मिश्र का अलंकार दीप और शंभुनाथ मिश्र की राम रसायन। ठीक है ना, शंभुनाथ मिश्र का रस कलोल, शंभुनाथ मिश्र की रस तरंगिणी, शंभुनाथ मिश्र का अलंकार दीप, शंभुनाथ मिश्र की राम रसायन। कौन सी रचना है इनमें से जो असंगत है, तो उत्तर रहेगा हमारे पास फिर वही द। उत्तर क्या रहेगा हमारे पास, फिर वही द रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि राम रसायन के रचनाकार जो है वो क्या है, कौन है, पद्माकर है। राम रसायन के रचनाकार कौन है, पद्माकर। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, प्रश्न संख्या 7 पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 7 क्या रहेगा, बाबू देवकी नंदन के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। देख रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने आप में ये प्रश्न है, तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको बड़ी ही मेहनत के साथ तैयार करके लाए हैं। तो आप भी मन लगाकर पढ़ेंगे ये विश्वास करते हैं हम। बाबू देवकी नंदन के, बाबू देवकी नंदन के, बाबू देवकी नंदन के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों का शुक्ल ने, उपन्यासों को शुक्ल ने उच्च कोटि की साहित्यिक रचना माना है। वे में है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने जितने भी उपन्यास लिखे थे वे सब जनता के चित्त पर चढ़ गए। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने जितने भी उपन्यास लिखे थे वे सब जनता की चित्त पर चढ़ गए। गेटे के फाउस्ट नामक प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद भोलानाथ शर्मा ने किया था। मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर रचित कविता विजयनी विजयंती है, विजयनी विजयंती है। तो कौन सा असंगत है, आसानी से आप इस उत्तर को देख सकते हैं। उत्तर नंबर है ए। क्यों है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों को शुक्ल ने साहित्यिक रचना नहीं माना है।
जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी तक सीखी थी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रारंभ में ही अपनी भूमिका में लिखते हैं कि ये साहित्यिक नहीं मान सकते, इन रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं माना जा सकता। बाबू देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों को, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और अलग हटकर जानकारी है, आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को साहित्य की कोटि में नहीं माना है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने कवि राजा शिरोमणि की उपाधि किसे प्रदान की थी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने, किसने? प्रताप सिंह ने। कौन सी उपाधि? कविराज शिरोमणि। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्रदान की थी? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसे की थी? पद्माकर भट्ट को। किसे? पद्माकर भट्ट को। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे और प्रमुख रूप से ऐसा कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में त्योहारों का और विशेषकर होली का बहुत अधिक चित्रण मिलता है। तो जहाँ भी होली खेलने की बात आती है, किसी प्रकार की पंक्ति आती है रीतिकाल के जिस कवि के लिए, तो वो पद्माकर भट्ट ही आते हैं, जिनकी पद्माभरण है रचना। और प्रताप सिंह विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये इनकी रचनाएं हैं। तो प्रताप सिंह विरुद्धावली और प्रताप सिंह ने इनको कवि राजा शिरोमणि की उपाधि दी थी, क्योंकि ये उनके आश्रय में रहते थे। फिर आते हैं रचनाकार में। रचना का असंगत क्रम छांटिए। क्या छांटना है हमें? असंगत क्रम छांटना है। देखते हैं कौन सा असंगत क्रम। छत्तर सिंह का विजय मुक्तावली, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का निषद चरित, सुदन का बेताल पच्चीसी। सुदन का बेताल पच्चीसी। तो कौन सा है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो उत्तर है द। बेताल पच्चीसी जो है वो सुदन की रचना नहीं है। बेताल पच्चीसी जो है वो सुदन की रचना नहीं है। नाभादास द्वारा सन 1603 ईस्वी में रचित अष्टयाम की भाषा है। नाभादास द्वारा रचित सन 1603 ईस्वी में। एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि प्रारंभ में पहले टेस्ट में भी बता चुका हूँ, दूसरे में फिर बता देता हूँ कि हो सकता है कि कुछ जो विद्यार्थी हैं वो ये सोचते हो कि जब शुरुआत का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हुआ है और अभी से नाभादास और ये इस तरह से किस प्रकार रीतिकाल इनकी रचनाएं किस प्रकार आने लगी। तो मैं बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है उसमें हो रहा है, और उसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा का पूरा 51 पृष्ठों में डॉक्टर वेंकट शर्मा ने वो भूमिका लिखी है और संक्षिप्त रूप में वो बताया गया है। तो उसी में से प्रश्न उठाए हुए हैं, इसलिए अभी जो टेस्ट 3 तक जो प्रश्न आएंगे वो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक होंगे, उसके बाद फिर से आदिकाल के शुरू होंगे टेस्ट संख्या 4 से। नाभादास द्वारा सन 1603 ईस्वी में रचित अष्टयाम की भाषा है। किसकी? अष्टयाम की भाषा है। क्या है? ए बैस है या फिर द? तो क्या भाषा है? ब्रज भाषा गद्य। अष्टयाम की भाषा क्या है? ब्रज भाषा गद्य। रचनाकार व रचना का असंगत क्रम छांटिए। चंद्रशेखर हमीरठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का बेताल पच्चीसी, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास। चंद्रशेखर का हमीरहट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का बेताल पच्चीसी, ब्रजवासी दास का, तो पद्माकर का उत्तर सीधा सीधा सह दिख रहा है। बेताल पच्चीसी पद्माकर की रचना नहीं है। बेताल पच्चीसी जो रचना है वो पद्माकर की नहीं है। इसी प्रकार की कुछ रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं कि सबल सिंह की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। सबल सिंह की रचना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाभारत, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, सरयू राम की जैमिनी रामायण, सुदन की सुजान चरित, हर नारायण की माधव काम कंदला, ब्रजवासी दास की ब्रज विलास, श्रीधर की जंगनामा और चंद्रशेखर की हमीरठ। ये कुछ रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो याद कर सकते हैं,
चाहे मन करे वैसे कर सकते हो आप, लेकिन याद करना ही पड़ेगा। अगर चयन करवाना है तो याद किसी भी स्थिति में आपको करवाना ही पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि मेरे पास कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन आए थे, तो वो ऐसा कह रहे थे कि सर काफ़ी लंबे समय से लगातार मेहनत के बाद भी मतलब जो सफलता है वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए कि हो सकता है आपके मार्गदर्शन से हमें सफलता प्राप्त हो सके। तो साथियों, मैंने प्रयास किया और मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें पहले प्रयास में सफलता मिल जाती है, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं जिन्हें दूसरे या तीसरे प्रयास में सफलता मिल जाती है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, मन से प्रयास करते रहते हैं, दिल से प्रयास करते रहते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं वो चूक जाते हैं सफलता से। तो बड़ा दुख होता है उन्हें और हमें भी, जब हम उनके बारे में सुनते हैं या अब हमें देखते हैं भी इतनी मेहनत के बावजूद भी वो किस प्रकार असफल हो रहे हैं। तो मैंने ये मतलब एक जो कह सकते हैं कि सोचा इसके बारे में, फिर मैंने ये तय किया, ठीक है, कि क्या कारण हो सकता है। तो कारण मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर इस बार आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास कोई और उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ एक ही है कि इस बार सबको भूल जाइए और अपने पढ़ने के जो घंटे हैं उनको बढ़ा दीजिए। पढ़ने के जो घंटे हैं उनको बढ़ा दीजिए, बस, और कोई अल्टरनेट नहीं है। एक बात ये, और दूसरा जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको कम से कम सामग्री में, कम से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी सामग्री जरूर होनी चाहिए। अगर आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं तो किसी भी ऐसे शिक्षक से जो वर्तमान में पढ़ा रहा हो और काफ़ी लंबे समय से गाइडेंस कर रहा हो, ऐसे शिक्षक से आप पूछ सकते हैं कि कितनी सामग्री चाहिए। ये पूछकर उस सामग्री को बार बार पढ़िए और अपने घंटे बढ़ा दीजिए, और घंटों का जो लेवल है वो बहुत पिछली बार जो था उससे और अधिक बढ़ा दीजिए, क्योंकि अपने पास और कोई तरीका नहीं है। और अब जो समय है उन विद्यार्थियों के लिए, अब जो समय है वो जैसे कहते हैं ना स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम है, क्योंकि अभी इस समय जितने भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रतिभा के धनी होते हैं, वो इस समय थोड़ा सा रेस्ट पर रहते हैं। तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना है और जितना हो सकता है आगे निकलना है। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में, कछुआ जितनी देर खरगोश सोया था उतनी देर में वो इतना आगे निकल गया कि खरगोश चाहकर भी, बहुत अधिक प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी, वो खरगोश जो है उस कछुए को पछाड़ नहीं पाया था। तो यही आप लोगों ने करना है कि यह जो समय है, अब सभी विद्यार्थी जो है वो सो रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कब आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, फर्स्ट ग्रेड आएगी या नहीं आएगी, कितनी की तैयारी की जाए। एक बार शुरुआत कर देते हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर देते हैं, कुछ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत नहीं झोंक पा रहे। सुबह शाम को 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे इतना ही पढ़ पा रहे हैं, पूरी ताकत कोई नहीं झोंक पा रहा है। और डर में है कि कहीं कोई पाठ्यक्रम न बदल जाए, कहीं कोई पैटर्न न बदल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर अब हिंदी के विद्यार्थी के लिए हिंदी को हटाकर कोई सामाजिक ज्ञान तो करने वाला है नहीं, कोई पॉलिटिकल साइंस तो लेकर आने वाला नहीं है, या मैथ या साइंस तो लेकर आने वाला है नहीं। होगी तो हिंदी ही, और हिंदी में व्याकरण होगी और हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा, तो फिर और या काव्य शास्त्र रहेगा, वही बिंदु रहेंगे। तो आप डटकर तैयारी कीजिए, अभी से जुट जाइए, अभी से, और इस तरह से जुट जाइए कि आज से 15 दिन बाद आपकी परीक्षा है। और जितना होश के ताकत लगा दीजिए, क्योंकि अभी आपको आगे निकलना है। अब जितना आगे निकल सकते हो आप निकल सकते हो, और सोच लीजिए कि ये लास्ट है, या तो करेंगे या फिर मरेंगे, ठीक, छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्थिति के अंदर। ऐसा सोचकर जब लग जाओगे और अपने जो भी समय है ना उसको नोट करना प्रारंभ करें। कितने घंटे पढ़ रहे हो,
अगर 15 मिनट के लिए भी खड़े हो रहे हो ना, तो 15 मिनट को नोट करो कि 15 मिनट में खड़ा हुआ था। खाना खाने में कितना समय लगा रहे हो, बाहर जाने में, घूमने में कितना समय वेस्ट कर रहे हो, ये समय वेस्ट नहीं करना है। बहुत बार मैंने देखा है कि जो हम अक्सर क्या करते हैं कि इंटरव्यू पढ़ लेते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, किनके साक्षात्कार, टॉपर के साक्षात्कार देखते हैं, और टॉपर क्या बता रहे हैं कि लगातार अध्ययन 8 घंटे लगातार अध्ययन से मैंने ये सक्सेस प्राप्त कर ली थी, 8 घंटे लगातार अध्ययन से मैंने ये सक्सेस प्राप्त कर ली थी। लेकिन हम ये तो देख लेते हैं कि 8 घंटे सक्सेस की, लेकिन वो 8 घंटे कब से कर रहा है, ये देखा क्या कि 8 घंटे वो कब से पढ़ रहा है। वो भाई साहब जब से पैदा हुआ था तब से ही 8 घंटे पढ़ रहा है लगातार, 1 या 2 दिन नहीं हुआ, उसको 25 या 26 साल हो गए 8 घंटे पढ़ते हुए। और हमने कब शुरू की, हमने शुरू किए 3 साल पहले, 4 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पहले हमने शुरू की, और पढ़ हम वही 8 घंटे हम रहे हैं। तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे हो गया, 25 साल से पढ़ रहा है और 1, 2 या 3 साल से, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से पढ़ रहा है, 5 साल वाला 25 साल का वाले को कैसे कवर करेगा। तो उसी लिए हमें जो करना है, वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो हमें 16 घंटे पढ़ना है, हमें 20 घंटे पढ़ना है। और ये सब हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 या 5 घंटे सो सकते हो, 5 घंटे सोना बहुत है। 5 घंटे तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 5 घंटे काफ़ी है। 5 घंटे सोइए और बाकी समय डटकर, और कोई भी काम है, कुछ भी है एक्स्ट्रा जो भी वर्क कर रहे हो वो सब छोड़ दीजिए एक बार। और ये सोच लीजिए कि ये साल, मुझे लग रहा है कि साल लगेगा नहीं, 1 वर्ष लगेगा नहीं, लेकिन आप अपना वर्ष का टारगेट बना लीजिए कि इस वर्ष मैंने न तो कहीं जाना है, न मैंने कोई अदर वर्क करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कम से कम 15 घंटे रोज का पढ़ना ही पढ़ना है बस। और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, सक्सेस तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। ये तुम मुझसे आज लिखवा कर ले लो, और कोई कितना ही 30 मार्क हो तुम्हें नहीं हरा सकता। चलो चलते हैं, ये शायद इसका उत्तर बताया है या नहीं बताया है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, इस बार आपको 100% सफलता मिलेगी। हरिशेणाचार्य रचित जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया था। हरिशेणाचार्य कौन है, हरिशेणाचार्य रचित जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया था। राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम गिलक्राइस्ट या लल्लू लाल, किसने किया था। हरिशेणाचार्य रचित जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया था, दौलत राम ने। किसने किया था, दौलत राम ने। प्रश्न संख्या 13 क्या है, प्रश्न संख्या 13, उर्दू के शायर जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ और मुर्शिदाबाद में आकर बस गए थे, कौन थे। ए, बैस है या फिर दै। तो कौन है, इंशाअल्लाह खां। कौन है, इंशाअल्लाह खां। लल्लू लाल रचित प्रेम सागर, लल्लू लाल रचित प्रेम सागर पुस्तक कौन सी पुस्तक है, प्रेम सागर किसके द्वारा रचित है, लल्लू लाल द्वारा। यह भी ध्यान रख लेना। में भागवत के, किसके, भागवत के किस स्कंद की कथा है। ए, बैस है या फिर दै। ए, बैस है या फिर दै, 10वें स्कंद की। किस स्कंद की कथा है, 10वें स्कंद की कथा है, याद रख लेना। क्या है, लल्लू लाल का जो प्रेम सागर है वो वैसे भागवत का अनुवाद है, और भागवत के किस स्कंद का अनुवाद है, 10वें स्कंद का अनुवाद है प्रेम सागर। प्रश्न संख्या 14, लल्लू सॉरी लल्लू लाल रचित ग्रंथ नहीं है। लल्लू लाल का जो पीछे अपने एक तो देख ही चुके हैं, अब इनमें से कौन से ग्रंथ जो है वो लल्लू लाल के नहीं है। सिंहासन 32, बेताल 25, माधव विकास, ये विलास होना चाहिए, माधव विलास है ये, माधवनल, शकुंतला नाटक, समविलास, जैमिनी पुराण, विजय मुक्तावली। तो कौन सा नहीं है, इनमें से कौन से जो ग्रंथ है वो इनके नहीं है। तो कौन से नहीं है, दै, जैमिनी पुराण और विजय मुक्तावली जो है वो इनकी रचनाएं नहीं है। किसकी, लल्लू लाल की रचनाएं नहीं है। बाकी सिंहासन 32, बेताल 25, बाकी सभी जो माधव विलास, संवत 1866 में नए धर्म नियम नाम से, कब, 1866, संवत 1866 से तात्पर्य है 1809 ईस्वी में, किस नाम से, नए धर्म नियम नाम से। ईसाई धर्म के नियमों का अनुवाद किसने प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशित किया था। ए, बैस है या फिर दै। तो किसने किया था, सै ने, विलियम कैरे ने। किसने, विलियम कैरे ने। सदल मिस्र कहाँ के निवासी थे। सदल मिस्र जो है वो कहाँ के निवासी थे। ए, बैस है या फिर दै। सदल मिस्र जो है
वो कहाँ के निवासी थे? सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? बिहार के। पंडित बंशीधर ने हिंदी और उर्दू का एक सम्मिलित पत्र निकाला। किसने? पंडित बंशीधर ने। किसका? हिंदी और उर्दू का क्या निकाला? पत्र निकाला, ठीक है ना, जिसके हिंदी कॉलम का नाम क्या था? भारत खंडामृत। हिंदी कॉलम का नाम तो था भारत खंडामृत, और इसके उर्दू कॉलम का नाम क्या था वो आपने बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो उत्तर है ए, आबे हयात। क्या नाम निकाला था? आबे हयात। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट में तो इतनी बार पूछा जा सका है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसका है ये कथन? राजा लक्ष्मण सिंह का। किसका कथन है? राजा लक्ष्मण सिंह का, जिन्होंने प्रजा हितैषी पत्र निकाला था। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसने निकाली थी? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका जो है वो किसने निकाली थी? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका राजा शिव प्रसाद ने निकाली थी। किसने? राजा शिव प्रसाद ने। पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया? पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था? ए बैस है या फिर द, पंजाब में ए बैस है या फिर द, तो किसने किया था? द ने, बाबू नवीन चंद्र राय ने। पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बाबू नवीन चंद्र राय ने किया था। फिर आता है प्रश्न संख्या 22। बाबू गोपाल राम गहवरी का नाटक नहीं है। बाबू गोपाल राम गहवरी का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? ए बैस है या फिर द, तो कौन सा नाटक नहीं है बाबू गोपाल राम गहवरी का? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है बाबू गोपाल राम का नाटक नहीं है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक किनके हैं? चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक किनके हैं? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किनके हैं? चौपट चपेट और मयंक मंजरी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक किनके हैं? किशोरी लाल गोस्वामी के। किसके नाटक है ये? किशोरी लाल गोस्वामी के। असंगत कथन छांटिए। आचार्य शुक्ल जी ने नई धारा की कविता का द्वितीय उत्थान, आचार्य शुक्ल जी ने नई धारा की कविता का उत्थान पंडित श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी शीर्षक रचना से माना है। किससे माना है? एकांतवास योगी शीर्षक रचना से माना है। चित्तौड़ और पानीपत कविताएं भारतेंदु रचित है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये भारत दुर्दशा से लिया गया है। फरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, ये विजयनी विजयंती से है। तो असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन है स क्यों है? क्योंकि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये भारत दुर्दशा से न होकर विजयनी विजयंती से है। ये जो पंक्तियां हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये विजयनी विजयंती कविता से है, भारत दुर्दशा नाटक से नहीं है।